हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। अगर नीचे 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कम से कम 1 घंटा पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो बच्चे। हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज मैं आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एक बहुत सिंपल सी चीज बोलने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ रादर कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर बायोलॉजी। यस, इस टाइम पर बच्चों के माइंड में ये चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है। अगर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा रैंक नहीं आएगा, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो हम लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड वी शुड फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड वी शुड प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन, विच इज राइट, जो कि गलत नहीं है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपनी बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करेंगे। बच्चे, अगर आप नीट का पेपर देखते हो तो यू नो इट वेरी वेल कि तुम्हारा 90 क्वेश्चंस मतलब 50% पेपर तुम्हारा कहां से आता है, तुम्हारा बायोलॉजी से आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करना जरूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को संभालना जरूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना, बार बार रिवाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। पर इसका मतलब नहीं है कि बायो को अंडर एस्टिमेट कर दो। और बायो को अंडर एस्टिमेट करने का रीजन क्या है कि बायो इजी है। इसका क्या है, बायोलॉजी में तो हमें सब आता है। अरे करना क्या है बायो में, एक एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है और उस एनसीईआरटी को बार बार पढ़ लेंगे, हमें हो गया, सब कुछ आ गया। सो जरूरत क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मेडिकल वाले तो फिजिक्स के लिए कितना ज्यादा रोते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इतने अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज हैं, हमें तो और प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम लोगों के माइंड में ये चलता है, ये गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बायोलॉजी को पैरेलली लेकर ना चलो। बायो से 90 क्वेश्चन मतलब 50% पेपर आएगा आपका। 50% पेपर, जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है उतना ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है बच्चे। नो डाउट हमें पता है कि हमारा पूरा पेपर एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू से आएगा। हमें लगता है हम और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमें लगता है हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आने तो सेम तरह के क्वेश्चन है, तो बायो को अगर लास्ट के 1 महीने में भी करेंगे वी विल बी एबल टू मैनेज, विच इज नॉट ट्रू बच्चे। बायोलॉजी का पेपर अगर आप लोग 2020 का पेपर चेक करोगे, बहुत ईजी है। 21 का उसके कंपैरिजन में इजी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हो थोड़ा सा और बेटर है। 22 का पेपर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगा है। मैं आपको डायरेक्ट पेपर एनालिसिस के बेसिस पे बोल रही हूं। अगर आपको इसमें से कुछ भी झूठ लगता है, आज पेपर उठा के देखना। 20 का पेपर कोविड की वजह से बहुत आसान था। 21 का पेपर भी टफ नहीं था, ये भी नहीं कहूंगी कि 2020 जितना आसान था, लेकिन 21 का पेपर भी इजी था। 22 के पेपर को ट्रिकी बनाया गया है, और स्पेशली द बॉटनी पार्ट, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको उस बॉटनी पार्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया गया है। और बच्चे मार्क माय वर्ड्स, नीट 2023 का बायो का पेपर इजी नहीं आने वाला। अगर आपसे कोई कह रहा है कि पेपर इजी आएगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपका ट्रिकी आएगा। बायोलॉजी के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली। कई बार पूछा जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार यह भी पूछा जाता है कि क्या कोई स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट है या क्या कोई स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। आपने देखा होंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपने देखे होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग नहीं होगे, सो जो क्वेश्चन जहां पर ऐसा लिखा होता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब है कि जो चीज सही है, राइट। अगर नीचे 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं और उसके बाद तुम्हें ऑप्शन में ABCDE या ABC या कुछ भी मार्क करना है, उसके लिए तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। एक एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूं, ट्रैकिया, हमें पता है किससे कवर्ड है ट्रैकिया। ट्रैकिया इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग से कवर्ड है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि ट्रैकिया इज कवर्ड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इतना लिखा था, बच्चों ने कंप्लीट और इनकम्प्लीट को मिस कर दिया। और ये क्यों होता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। जब आपको लगता है कि आपको तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू ना भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा। जब आपको ये लगने लग जाता है कि बायो को लास्ट के 1 महीने में करेंगे, बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है, इस टाइम पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को संभालने, तब आप लोग ऐसी गलतियां करते हो। बच्चे, अगर आप नीट का पैटर्न देखोगे तो आपको पता है असर्शन और रीजंस भी इंक्लूडेड हैं, राइट। आपको पता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। डू यू नो इट, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें से आपको फिगर आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो उसके लिए तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जितना भी टाइम आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को देते हैं, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कम से कम दिन के 3 घंटे अपनी बायोलॉजी को भी देना शुरू करो। ऐसा मत करो कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस करोगे फिर बायो पर आओगे, लास्ट में बायो को करोगे, नहीं। आपको डेली कम से कम 1 घंटा PYQs को प्रैक्टिस करो बच्चे। आप लोगों को एक आदत बनेगी कि आपको किस तरह से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद कैसे सही आंसर मार्क करना है। क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आई ऑलवेज टेल यू बच्चे, इट्स अबाउट दैट 3 आवर्स कि आपने वो 3 घंटे कैसे मैनेज किए। नहीं मैटर करता आपने कितनी ज्यादा पढ़ाई की थी, नहीं मैटर करता कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप अगर इन 3 घंटों में एंग्शियस हो गए, अगर आप इन 3 घंटों को नहीं संभाल पाए, हो सकता है पेपर में लेट चले गए, हो सकता है तबीयत खराब है, हो सकता है उस दिन फिल करते करते OMR शीट में आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, इन सब चीजों से क्या होगा? एक ना एक तरह से तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, फोकस नहीं अच्छे से कर पाते। लेकिन अगर आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करके इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने की आदत डालो, इन सब तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स को सॉल्व करना शुरू कर दो बच्चे, तो उस टाइम पर आप जितने मर्जी एंग्शियस होंगे, आप अपने आप को होल्ड करके अपने पेपर को संभाल सकते हो। सो जितना ज्यादा आप बायोलॉजी को लाइटली लोगे, जितनी ज्यादा आप बायोलॉजी में गलतियां करोगे, लेट्स से आपने 360 में से 350 मार्क्स को टारगेट किया है बच्चे, अगर आप इससे कम आते जाते हो सो आप अपने रैंक को उतना ही गिराते जाओगे। पेपर में बहुत बार एग्जांपल्स आती हैं बच्चों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम होते हैं, उन्हें बायोलॉजी संभाल लेती है, और बायो में एक एक नंबर के डिफरेंस से बच्चे रैंक का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बायो मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाते हैं, राइट। बायो में आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, नो डाउट। तो आप सोचते हो सब तो पढ़ते हैं मैम, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में संभाल लें। फिजिक्स और केमिस्ट्री संभालना ज़रूरी है, लेकिन बायोलॉजी में ये इंश्योर करना कि हम फुल हाउस स्कोर करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप कर सकते हैं। आपको पता है आपके पास सिर्फ 2 बुक्स 38 चैप्टर हैं जिनको आपको डेली बार बार लूप में रिवाइज करना है बच्चे। और ट्रस्ट मी, देखने में वो बहुत 2 छोटी सी किताबें हैं, उसमें थ्योरी भी है, उसमें समरी भी है, उसमें डायग्राम्स भी है, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी क्वेश्चन आता है। सो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉप टेकिंग योर बायोलॉजी स्टॉप टेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट जिसको आप बाद में कर सकते हैं। प्लीज़ बायो को पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी संभालिए। सो यू नो दैट ऑन दिस चैनल हम लोग डेली सेशंस लेते हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं, आगे और ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे बहुत जल्द अब क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप लोग वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जैसे जैसे सिलेबस और आगे बढ़ेगा, मॉक टेस्ट तक बच्चे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज स्टार्ट टेकिंग योर प्रिपरेशन सीरियसली। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, लास्ट के कुछ दिन अच्छे से मेहनत करना चाहते हो या दोबारा 1 साल लगाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। थैंक यू।